नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आपका उज्ज्वल कला से आरटीपी में पुनः फिर से एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, इस समय मैं आप लोगों के समक्ष जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर एवं फोर्थ सेमेस्टर के जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए जो टॉपिक आज के वीडियो में लेकर उपस्थित हुआ हूँ, उस टॉपिक का नाम है संज्ञा। आज हम संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद को उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे। तो आइए आज हम देखते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा का मूल जो अर्थ होता है वह नाम होता है। संज्ञा का मूल अर्थ नाम होता है। अर्थात जिस वस्तु, व्यक्ति या प्राणी को जिस नाम से हम पुकारते हैं, वही नाम ही उस वस्तु, व्यक्ति या प्राणी क्या होती है? संज्ञा होती है। तो सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा जानेंगे। इस परिभाषा क्या है? किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। या फिर किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव का जो नाम होता है उसी को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम जानेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के प्रकार। तो देखिए, संज्ञा के जो प्रकार होते हैं उसको हम दो तरीके से जानने का प्रयत्न करेंगे। पहला होगा व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, ठीक है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के मूल रूप से 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ठीक है। 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। पहला हो जाएगा रूढ़। शब्द भेद के अंतर्गत रूढ़ शब्द आता है, उसी तरह से रूढ़ संज्ञा हो जाएगी। दूसरा यौगिक, और तीसरा हो जाएगा योग रूढ़। योग रूढ़। ये तीनों व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या योग रूढ़ शब्द, या फिर रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा या योग रूढ़ संज्ञा। ये किसके आधार पर है? तो व्युत्पत्ति के आधार पर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं या रूढ़ संज्ञा किसे कहेंगे? तो आइए 2 तरीके से हम जानेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो एक तो ये हो जाएगी व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, और इसके बाद जो हम अगला भेद बताएंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आप उस अगले भेद को भी जानेंगे और साथ साथ में इस भेद को भी आप
पढ़ेंगे, क्योंकि आज का जो यह टॉपिक है, आज का जो यह वीडियो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे द्वारा पढ़ाए गए इस संज्ञा को आत्मसात कीजिए। चलिए आइए हम पढ़ते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहेंगे और योग रूढ़ किसे कहते हैं। देखिए रूट रूट शब्द का अर्थ होता है प्रसिद्ध। रूढ़ शब्द का अर्थ क्या होगा, प्रसिद्ध। कुछ जो शब्द होते हैं वह पूर्णतः प्रसिद्ध हो चुके हैं, उनको हम किसी अन्य नाम से नहीं जानेंगे। जिस नाम से वह प्रसिद्ध हो चुके हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, रूढ़ कहेंगे। या फिर इसको दूसरे शब्दों में हम जानेंगे, वे शब्द जिनका खंडन करने पर कोई अलग अर्थ न निकले, अलग अर्थ न निकले, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं या रूढ़ संज्ञा कहते हैं। रूढ़ संज्ञा कहते हैं। तो जो शब्द, कोई भी शब्द आप ले लीजिए और उसका हम दो भागों में उसका खंडन करेंगे, और जब दो भागों में हम खंडन करेंगे तो दोनों जगह उस शब्द का अपना एक अलग अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे उदाहरण में ले लिया जाए एक शब्द घर, ठीक है, घड़ी, पेड़, आदमी, आम इत्यादि। देखिए ये घड़ी है, घर है, घड़ी है, पेड़ है, आदमी है, आम है इत्यादि। तो जो ये शब्द है इसका आप खंडन कीजिए। जैसे पहला पद हो गया ये, और ये दूसरा पद। पहला पद में हमने लिख दिया घा और यहाँ पे लिख दिया रा, यहाँ पे घा और यहाँ पे लिख दिया ड़ी, यहाँ पे और यहाँ पे अड़ा, यहाँ पे आ द और यहाँ पे हो जाएगा मी, यहाँ पे आ और यहाँ पे मा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जब इन शब्दों का हम खंडन कर रहे हैं तो दोनों पदों में कोई इसका अपना अलग अर्थ नहीं निकल रहा। घा का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, रा का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, उसी तरह पे का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, अड़ा का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। और जब इन शब्दों को हम जोड़ेंगे तो इन वर्णों को जोड़ेंगे तो एक नया शब्द बनेगा। जैसे घर, तो घर क्या है, प्रसिद्ध शब्द है। किसी से भी आप पूछेंगे कि ये क्या है, तो घर को अगर दिखाकर अंगुली का इशारा देकर पूछेंगे तो घर को लोग घर ही कहेंगे, क्योंकि वह घर शब्द रूढ़ हो चुका है। तो घर कौन सी संज्ञा हुई, तो रूढ़ संज्ञा होगी। किसके आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर घर हो गया। घा और ड़ी का कोई अलग अलग अपना अर्थ नहीं है, लेकिन जब इनको हम मेल कर देंगे और एक शब्द का निर्माण करेंगे घड़ी, तो घड़ी जो शब्द होगा तो एक प्रसिद्ध वस्तु का बोध हो रहा है। तो ऐसे शब्दों को
जिनका खंडन करने पर कोई अपना अलग अलग अर्थ न निकले, तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ संज्ञा या रूढ़ शब्द कहते हैं। पेड़, तो ये हो जाएगा, पे प्लस ड़ को जोड़ेंगे तब एक शब्द बनेगा पेड़। आद और मी को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आदमी अर्थात मनुष्य। उसी तरह आ और म को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, आम अर्थात एक फल का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वे शब्द, ये सब शब्द हैं, वे शब्द जिनका अलग अलग खंडन करने पर दोनों ही पदों में कोई अपना एक अलग अर्थ ना निकले, तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ संज्ञा कहते हैं। तो ये सभी जो शब्द हैं यह रूढ़ संज्ञा है। उसी तरह से नाक है, कान है, आँख है, मुंह है, हाथ है। तो देखिए इनको अलग अलग करेंगे तो हा और थ अलग अलग हो रहा है, तो ना हा का कोई अर्थ निकल रहा है ना था का कोई अर्थ निकल रहा है। और जब इन दोनों का मेल करेंगे तो हाथ का निर्माण होगा, अर्थात एक नाम की उत्पत्ति हो रही है। तो ऐसे शब्दों को ही हम रूढ़ संज्ञा कहते हैं या रूढ़ शब्द कहते हैं। आइए अगला देखते हैं, यौगिक। अधिकांशतः ये पेपरों में डीएलएड के जो छात्र हैं, ध्यान से आप लोग पढ़िए, क्योंकि कई बार डीएलएड की परीक्षाओं में रूढ़ शब्द किसे कहते हैं उदाहरण से समझाइए, यौगिक शब्द किसे कहते हैं या योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, 2 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। और इसके अतिरिक्त ये नहीं है कि सिर्फ डीएलएड की ही परीक्षा में, अन्य परीक्षाओं में टेट सुपर टेट की भी परीक्षा भाई आप लोगों को देनी है, तो उसमें भी इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के माध्यम से अधिक क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं अगला, यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं, दूसरा यौगिक संज्ञा। यौगिक संज्ञा, यौगिक शब्द है, यौगिक एक संज्ञा भी है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर दूसरा संज्ञा के भेद है, वह है यौगिक संज्ञा। तो यौगिक का मतलब क्या होता है, यौगिक का में होता है मेल, ठीक है, मेल अथवा जोड़। 2 पदों के मिलने से जिस पद का निर्माण होता है उस शब्द को हम यौगिक कहते हैं, ठीक है। और यौगिक जो शब्द है वह शब्द यौगिक शब्द होगा। लेकिन यहाँ पे इसकी परिभाषा हम जब लिखेंगे तो परिभाषा क्या होगी वो देखेंगे। वे शब्द जिनका खंडन करने पर दोनों पदों में अलग अलग अर्थ निकले, ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। यौगिक शब्द या संज्ञा कहते हैं। देखिए जब शब्द भेद पढ़ेंगे तो उसमें रचना के आधार पर ये शब्दों का भेद दिया जाएगा। और इस समय हम लोग संज्ञा पढ़ रहे हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। रचना के आधार पर जब शब्द भेद पढ़ेंगे तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हो जाएंगे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं संज्ञा के भेद। तो वे शब्द जिनका खंडन करने पर, कोई भी एक शब्द ले लीजिए और उसका हम खंडन करते हैं, उसको तोड़ते हैं,
उसको अलग अलग बांटते हैं। तो जब उसको हम अलग अलग बांटेंगे, चाहे एक पद 2 पद में बांटें या फिर 2 से अधिक पदों में भी बांटें, लेकिन जितने जगह बांटे उसका क्या हो, अलग अलग अपना अर्थ निकले। तो अब जब अलग अलग अर्थ निकलता है तो ऐसे जो शब्द होंगे, ऐसे शब्दों को हम यौगिक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण ले लेंगे, ठीक है, उदाहरण में शब्द है विद्यालय। विद्यालय, देवालय, विद्यालय, पनघट, पाठशाला, सुआगत, रसोई, घर। चलिए इन्हीं शब्दों पर इसको समझते हैं। वे शब्द जिनका खंडन करने पर दोनों पदों में अलग अलग अर्थ निकले, ऐसे शब्दों को ही हम यौगिक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि विद्यालय शब्द है, तो इसको जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो विद्या प्लस क्या हो जाएगा, आलय। पनघट, तो एक मान लीजिए यहाँ पे पन शब्द हो जाएगा और यहाँ प्लस घट शब्द हो जाएगा, पनघट। पाठ प्लस शाला, सु प्लस आगत, रसोई प्लस क्या हो जाएगा, घर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों पदों में इन शब्दों का एक अपना अलग अलग अर्थ निकल रहा है। जैसे विद्या का, विद्या माने ज्ञान, आलय माने घर, विद्या का घर। पनघट, पानी का घट, पानी का घट। पाठशाला, पाठ का शाला, शाला माने क्या होता है, घर, पाठ के लिए शाला। सुआगत, सु माने अच्छा, आगत माने आना, अच्छा आना। रसोई और प्लस यहाँ पे क्या है, घर। तो रसोई का भी एक अर्थ निकल रहा है और घर का भी एक अर्थ निकल रहा है, रसोई के लिए घर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों जो पद है, इन शब्दों को जब 2 भागों में हम लोग बांट रहे हैं तो दोनों ही पदों में अपना एक अलग अर्थ निकल रहा है। यहाँ पे भी एक अर्थ निकल रहा है और यहाँ पे भी एक अलग अर्थ निकल रहा है। लेकिन ऐसा भी इससे पूर्व हम लोग रूढ़ पढ़े थे, जैसे पेड़ शब्द है, तो पेड़ में पे को अलग करिए प्लस अड़ा को अलग करिए तो क्या अर्थ निकल रहा है, पे माने कुछ होता है, अड़ा माने कुछ होता है, क्या नहीं होता है ना। इन दोनों पदों में कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो विद्या का एक अर्थ निकल रहा है, आलय का एक अर्थ निकल रहा है, पन का एक अर्थ निकल रहा है, घट का एक अर्थ निकल रहा है, पाठ शब्द का एक अर्थ निकल रहा है और शाला शब्द का भी एक अर्थ निकल रहा है। तो वे शब्द जिनका हम अलगाव करें, खंडन करें और टुकड़े करने पर दोनों ही पदों में जब अपना एक अलग अलग अर्थ निकलता है तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे, यौगिक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यौगिक संज्ञा। आइए अगला तीसरा जो पॉइंट है वह है योग रूढ़। योग रूढ़ संज्ञा किसे कहते हैं? योग रूढ़ संज्ञा। देखिए योग रूढ़, योग माने क्या होता है, योग माने जोड़ और रूढ़ माने प्रसिद्ध। वे शब्द
जिनका अलग अलग खंडन करने पर एक अलग अर्थ निकले, लेकिन इसके साथ साथ जब हम उन दोनों पदों का योग करते हैं तो एक अलग रूढ़ शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहेंगे। वे शब्द जिनका खंडन करने पर अलग अलग अर्थ निकले, परंतु उन शब्दों का योग करने पर, योग अर्थात जोड़ या मेल, वे शब्द जिनका खंडन करने पर अलग अलग अर्थ निकले, परंतु उन शब्दों का योग करने पर एक अलग रूढ़ प्रसिद्ध, रूढ़ माने प्रसिद्ध करने पर एक अलग रूढ़ अर्थात प्रसिद्ध शब्द की या संज्ञा की उत्पत्ति हो, तो ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए, कोई भी एक शब्द ले लिया जाएगा और उस शब्द को हम लेकर के उसका क्या करते हैं, अलग अलग खंडन करते हैं। और जब अलग अलग खंडन करेंगे तो आप देखेंगे कि यौगिक के भांति, यौगिक के समान दोनों ही पदों में उन शब्दों का अपना एक अलग अलग अर्थ निकलेगा, परंतु जब उन शब्दों को हम योग करेंगे, उन शब्दों का जब हम जोड़ करेंगे तो एक दूसरे रूढ़ शब्द की उत्पत्ति होगी। जो रूढ़ जो है संज्ञा की उत्पत्ति होगी, प्रसिद्ध शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण दशानन शब्द को ले लीजिए, पंकज शब्द को ले लीजिए, गदाहस्त, वीणा पाणी, पीताम्बर, लंबोदर, देखिए दशानन शब्द है, पंकज शब्द है, गदाहस्त है, वीणा पाणी है, पीताम्बर है, लंबोदर है, चंद्रशेखर है, नीलकंठ शब्द हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है, एक शब्दों में बता दे रहा हूँ, बहुब्रीहि समास में आने वाले जितने भी शब्द होते हैं ना, वह सभी शब्द योगरूढ़ शब्द होते हैं, योगरूढ़ संज्ञा होते हैं। तो बहुब्रीहि समास आप जानते ही हैं कि बहुब्रीहि समास में ना पहला ही पद प्रधान होगा, ना दूसरा पद प्रधान होगा, बल्कि कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। परंतु दोनों पदों में आप देखेंगे तो दोनों पदों में आने वाले जो शब्द होंगे उनका अपना एक अलग अलग अर्थ निकलेगा, लेकिन जब उनका हम योग करेंगे तो कोई तीसरे वस्तु के प्रति
व्यक्ति के प्रति वह दोनों शब्द मिलकर के संकेत करेंगे। जैसे मान लीजिए दशानन शब्द है तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या है आनन। पंकज में यहाँ पंख है, पंख हो गया प्लस यहाँ ज। गदा हस्त, ठीक है। वीणा भी हो गया प्लस पाणी। पीतांबर तो ये पित्त हो जाएगा प्लस अंबर। उसी तरह से लंब प्लस उदर और चंद्र प्लस शेखर। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इन शब्दों में कौन सा समास हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं ना शब्द में क्या हो रहा है, दशानन रावण का बोध हो रहा है, तीसरे व्यक्ति का बोध हो रहा है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पंकज, पंक माने कीचड़, जा माने जन्म लेला, पंकज अर्थात कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात क्या हो रहा है, कमल का बोध हो रहा है। गदा हस्त, गदा है जिसके हाथ में, इसमें बहुव्रीहि समास। वीणा पाणी में भी बहुव्रीहि समास, पीतांबर में बहुव्रीहि समास, लंबोदर में, चंद्रशेखर में, इन सभी शब्दों में बहुव्रीहि समास है। और बहुव्रीहि समास में आने वाले जितने भी शब्द हैं ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ संज्ञा या योग रूढ़ शब्द की उपाधि देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ये पहला पद हो गया और यहाँ दूसरा पद हो गया। यहाँ पे अभी लिखे हैं कि वे शब्द जिनका खंडन करने पर अलग अलग अर्थ निकले। देखिए यहाँ खंडन किया गया है, एक 10 प्लस एक आनन, पंख प्लस ज। तो यहाँ पे खंडन करने पर एक अलग अलग अर्थ निकले और उन शब्दों का योग करने पर, यानी ये भी एक शब्द हो गया और ये भी एक शब्द हो गया, तो इन शब्दों का जब हम योग करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, दशानन। इन शब्दों का योग करने पर एक अलग रूढ़ माने प्रसिद्ध संज्ञा या शब्द की उत्पत्ति हो, तो ऐसे शब्दों को ही हम क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 माने एक संख्या का बोध हो रहा है, आनंद माने मुख का, 10 मुख अर्थात रावण का बोध हो रहा है, 10 मुख वाला अर्थात रावण। पंख माने कीचड़, जा माने जन्म लेना, तो पंख और ज इन दोनों का एक अलग अर्थ निकल रहा है, परंतु इन दोनों का जब हम योग कर देंगे तो एक रूढ़ अर्थात एक प्रसिद्ध शब्द की उत्पत्ति होगी। तो क्या हो जाएगा भाई, कमल। यहाँ पे अभी गदा हस्त, तो गदा का भी एक अर्थ निकल रहा है, हस्त का भी एक अर्थ निकल रहा है, लेकिन जब इन दोनों का हम योग करेंगे तो हनुमान जी के प्रति या भीम जी के प्रति एक संकेत मिलेगा, यानी उनकी उत्पत्ति हो जाएगी। गदा हस्त, गदा है जिसके हाथ में, अर्थात हनुमान हो जाएंगे। उसी तरह वीणा पाणी, वीणा का भी अर्थ निकल रहा है, पाणी माने हाथ का भी एक अर्थ निकल रहा है। तो वीणा और पाणी दोनों का हम योग करेंगे तो एक रूढ़ अर्थात सरस्वती मैया का बोध हो रहा है। तो कुल मिलाकर के वे शब्द जिनका खंडन हम करें और दोनों जगह अलग अलग अर्थ निकले और साथ ही किसी तीसरे व्यक्ति के प्रति संकेत व दोनों शब्द मिलकर करें, तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहेंगे। अर्थात बहुव्रीहि समास में आने वाले जितने भी शब्द होते हैं वह सभी योग रूढ़ संज्ञा कहलाते हैं। यहीं पे अगर देख लिया जाए एक शब्द, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी लिखे है ना स्नान घर, तो स्नान घर में एक स्नान शब्द हो गया और एक घर शब्द हो गया, स्नान घर। तो स्नान का भी एक अर्थ निकल रहा है, स्नान माने नहाना, घर माने घर, स्नान के लिए घर। तो आप इन दोनों का जब हम योग करेंगे तो स्नान घर का मतलब एक स्नान घर का ही बोध हो रहा है। तो ये शब्द क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। ये शब्द यौगिक शब्द। रसोई घर, रसोई के लिए घर, गौशाला, गौ के लिए शाला। तो ऐसे शब्द जिससे किसी तीसरे वस्तु या व्यक्ति का बोध न होता हो, तो ऐसे शब्दों को हम यौगिक शब्द कहेंगे। और वे शब्द जिनका खंडन करने पर अलग अलग अर्थ होता हो, परंतु किसी तीसरे व्यक्ति, वस्तु या भाव का वहाँ पे हमें ज्ञान मिलता हो, तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ संज्ञा कहते हैं। और रूढ़ शब्द के बारे में आपको बता ही दिए हैं कि वे शब्द जिनका खंडन करने पर दोनों ही पदों में कोई अलग अर्थ ना निकले, ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इस तरह से आपको व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा है इसका ज्ञान आपको मिल गया होगा। अब हम तो इस तरह से आप लोगों ने व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद हैं, रूढ़ संज्ञा,
यौगिक संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा, इसको आप लोगों ने पढ़ा। अब हम जो अगले संज्ञा के भेद को पढ़ेंगे वह अर्थ के दृष्टि के आधार पर संज्ञा के भेद होंगे। तो देखिए, जो अर्थ के दृष्टि के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वह मूल रूप से संस्कृत भाषा में 3 ही होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। परंतु अंग्रेजी शिक्षा आने की वजह से जातिवाचक संज्ञा के 2 और भेद उसमें जोड़ लिए गए: समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये 2 संज्ञा और उसमें जोड़ लिया गया। तो इस तरह से जो संज्ञा के भेद हो जाएंगे, किसके आधार पर? अर्थ के दृष्टि के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हो जाएंगे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और कौन सा हो जाएगा? आप लोग देख ही रहे हैं, और द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो संज्ञा है अर्थ की दृष्टि के आधार पर 5 इसके भेद होते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम अर्थ के दृष्टि के आधार पर जो संज्ञा के 5 भेद हैं इसको अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग इस व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद है इसको आप लोग पढ़ते रहिए। और जो लोग हमारे इस वीडियो में नए लोग हैं, जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल उज्ज्वल क्लास IRTP को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मित्रों में अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।